नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। आयुर्वेद की दृष्टि से मार्च का महीना वसंत ऋतु का महीना है। आयुर्वेद की दृष्टि से वसंत ऋतु है, उसमें कफ का प्रकोप माना गया है। वसंते कफ प्रकोप्यति, यानी कि वसंत में स्वाभाविक रूप से शरीर में कफ बढ़ जाता है, कफ का प्रकोप हो जाता है। अब उस अवस्था में ऐसी कोई भी चीज करेंगे जो बढ़े हुए कफ को और बढ़ाएगी तो अनेक रोग हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ताकि बढ़ा हुआ कफ विकृत होकर अनेक प्रकार की बीमारियां न करे। तो उसमें सबसे पहला ये बताया है कि दिवा स्वाप न करे, यानी कि दिन में सोना न करे। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति दिन में सोता है तो उसका कफ बढ़ जाता है, जड़ता और तंद्रा आती है। इसलिए इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही कफ बढ़ गया है। दिन में सोने से वो और बढ़ जाएगा तो सर्दी से खांसी, खांसी से श्वास से वायरल, ऐसे अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसलिए इस ऋतु में दिवा स्वाप यानी कि दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 2, दिन में नहीं सोना चाहिए वो जितनी सत्य बात है, उसको पालन करने के लिए दूसरा नियम दिया गया है, यानी कि दूसरे नियम का पालन करना बताया गया है। रात में जगना नहीं चाहिए। रात में जगने से वायु की वृद्धि होती है शरीर में। वायु की वृद्धि होती है तो शरीर में थकान महसूस होती है, पेन होता है, और उसके कारण फिर दिन में सोना पड़ता है। दिन में सोने से फिर कफ बढ़ जाता है, जड़ता आती है, ये सभी कुछ होता है। इसलिए रात में जगना नहीं है। तो रात्रि जागरण भी नहीं करना है। रात्रि जागरण से भी बहुत हानि होती है। नंबर 3 पर है भरपेट भोजन। भरपेट भोजन किया यदि तो स्वाभाविक रूप से दिन में भी निद्रा आने लगेगी, और निद्रा लेंगे तो कफ बढ़ेगा। दूसरा, भरपेट भोजन करेंगे तो इस ऋतु में अग्नि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, अपितु थोड़ी मंद है। मंद अग्नि होने के कारण भरपेट भोजन किया तो वो पचा नहीं पाएगी, उसके कारण अजीर्ण होगा। और आपको पता है एक अजीर्ण होने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो। तो ये अजीर्ण से बचने के लिए भी भरपेट भोजन का आयुर्वेद ने मना किया है इस ऋतु में। नंबर 4 पर है एसी, कूलर या ठंडा पवन का सेवन नहीं करना। आपको पता है कि जब हम ठंडे पवन का सेवन करते हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, तब क्या होता है कि हमको पसीना निकल नहीं पाता है। दूसरा, मॉइस्चर पवन के कारण शरीर का अंदरूनी कफ जो प्रकोपित ऑलरेडी हुआ होता है वो और ज्यादा प्रकोपित होता है और कफ के अनेक प्रकार के रोग करता है। तो इसके कारण ठंडे पवन का सेवन नहीं करना, यानी कि जब आप जाते हो बाहर तब पवन आए उस अवस्था में न जाना, यानी कि सुबह शाम बाहर न निकलना, या तो कुछ बांध कर निकलना या तो पैक वाहन में निकलना। ये सभी एसी, कूलर का पवन वगैरह का त्याग करना, क्योंकि उससे कफ बढ़कर कफ से जुड़ी अनेक समस्याएं हो सकती है। नंबर 5 पर है अधिक आराम। कोई व्यक्ति पूरा दिन बैठकर काम करता है तो शरीर को पूरा का पूरा जो व्यायाम है, पूरा का पूरा श्रम है, वो नहीं मिल पाता है। उस अवस्था में भी शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ है वो ऐसे ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, उसका प्रकोप होता है, तो स्किन के डिसीज हो सकते हैं। बराबर है। परिभ्रमण बराबर नहीं रहता है, क्योंकि शरीर में सर्कुलेशन के लिए भी श्रम आवश्यक है और वो श्रम तो होता नहीं है। तो जो परिभ्रमण थोड़ा इस ऋतु में मंद हो जाता है, उसका कारण शरीर में स्वाभाविक रूप से कफ बढ़ गया है। कफ बढ़ गया है तो शरीर का पूरा सर्कुलेशन थोड़ा कम हो गया है। तो क्या ज्यादा आराम करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो स्किन के रोग से लेकर लो बीपी तक की बीमारियां इस ऋतु में हो सकती है। तो ये हमने देखा कि ये क्या क्या नहीं करना है। अब क्या क्या करना है वो देखते हैं, कि ताकि जो बढ़ा हुआ कफ है वो कंट्रोल हो जाए और कफ के अनेक प्रकार के रोगों से, खास करके 20 प्रकार के रोगों से हम बच पाए। तो इसलिए आयुर्वेद का सूत्र ये कहता है कि वसंते भ्रमणम पथ्यम, यानी कि वसंत ऋतु में भ्रमण करना चाहिए।
तो वसंत ऋतु आ गई तो भ्रमण यानी कि घूमना फिरना ये सब करना है ताकि पूरा का पूरा सूर्य का ताप मिल पाए। वो एक बात याद रखनी है, कोमल ताप में आपको घूमना फिरना है, यानी कि मध्याह्न में नहीं घूमना फिरना है, अपितु सुबह सुबह जब सूर्य का ताप आता हो तब पूरा का पूरा श्रम, थोड़ा थोड़ा श्रम करना है, थोड़ा घूमना है फिरना है। बाहर जो पूरी की पूरी प्रकृति खिली हुई है उसको भी उसका दर्शन करना है ये ऋतु में, ताकि मस्तिष्क के ऊपर भी उसका पॉजिटिव प्रभाव हो और शरीर को भी पूरा श्रम मिले। नंबर 2 पर है नस्य करना। आयुर्वेद में नस्य का बहुत महत्व बताया गया है। हम मुंह का उपयोग 5-6 बार करते हैं दिन में, कुछ खाते हैं पीते हैं, ऐसा 5-6 बार करते हैं, 5-6 बार करते हैं और हम एक बार तो मिनिमम साफ करते हैं, कोई कोई लोग 2 बार भी करते हैं, मुंह को दांत को साफ करते हैं। लेकिन हम नाक का उपयोग 24 घंटे करते हैं, दिन में भी करते हैं रात में भी करते हैं, लेकिन हम उसको साफ कभी नहीं करते हैं। यदि हम नाक से कुछ निकालते हैं मतलब कफ वगैरह तब तो उसको निकाल देते हैं, लेकिन अंदर से हम साफ नहीं करते हैं, कोई कोई इस प्रकार से व्यवस्थित सफाई नहीं करते। तो उसकी सफाई के लिए आयुर्वेद ने नस्य का बताया है। नस्य यदि आप करेंगे तो क्या होगा, नस्य यदि आप करेंगे तो जो आयुर्वेद का जो तेल है घृत है कुछ भी आप नस्य के रूप में डालेंगे तो नासा शीर्षो द्वारम यानी कि नाक है वो सिर का द्वार है, तो वो पूरा का पूरा औषध सिर के मार्ग को शुद्ध किया हुआ पहुंच जाएगा, तो उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा और जो बढ़ा हुआ कफ है वो निकल जाएगा और अधिक कफ बढ़ेगा नहीं। नंबर 2 पर क्या होगा, एक तो ये सफाई का मार्ग हो गया, निकलने का कफ का आसानी हो गया। अब दूसरा ये होगा कि जो बाहर से छोटे छोटे कण जो बहुत हानिकारक होते हैं लंग्स के लिए, वो छोटे छोटे कण बिखरे हुए होते हैं, दिखते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसको त्रसरेणु कहा जाता है और आयुर्वेद की परिभाषा में उसको सम्मार्जनी रज कहते हैं, यानी कि जो हम झाड़ू लगाते हैं और छोटे 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 रजकण उठते हैं, सम्मार्जनी अथवा झाड़ू, उसके कारण जो रज उठते हैं वो बहुत रोगकारक होते हैं। वो यदि लंग्स में चले गए तो एलर्जी करने ही वाले हैं, वो यदि अंदर चले गए तो बहुत हानि करने ही वाले हैं, वो पड़े रहते हैं और उसका एक कहते हैं कि एक गुच्छ बन जाता है और वो बहुत रोगकारक होता है। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने वो सालों पहले जान लिया था, इसलिए ऐसे छोटे छोटे जो कण है वो यहाँ नाक के द्वार से जाते हैं। यदि नाक में चिकनाई रही, नस्य किया होता है तब चिकनाई रहती है, वो चिकनाई में वो रज चिपक जाते हैं, वो चिपकने के बाद हम जब साफ करते हैं नाक तब वो निकल जाते हैं, तो वो लंग्स तक नहीं पहुंचते हैं। लंग्स तक न पहुंचने के कारण हम अनेक प्रकार की एलर्जी से, कफ के रोगों से हम बच पाते हैं। इसलिए नस्य प्रतिदिन करना है। किस किस का करना है, गाय के घी का कर सकते हैं, यष्टि मधु नस्य कर सकते हैं। यदि आपकी प्रकृति ठंडी है यानी कि आप की प्रकृति ठंडी है, कफ हो जा रहा है, तो आप पंचगव्य नस्य कर सकते हैं। यदि आपकी प्रकृति गर्म है, आपको जलन हो रही है या फिर आपको गर्मी की तासीर है, तो क्या है, यष्टि मधु नस्य कर सकते हैं या गाय के घी का नस्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नस्य 2 बूंद नाक में, 2 बूंद इस तरफ ऐसे डालकर थोड़े देर ऐसे रहकर उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं और रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। से 2 बार नस्य किया पर्याप्त है। नंबर 3 पर है वमन यानी कि उल्टी करना। आपको कफ यदि बहुत बढ़ गया है, जब ये स्थिति आती है तब वमन से कफ निकल जाता है, क्योंकि जो लंग्स की तरफ कफ होता है वो ज्यादातर वमन से यानी कि उल्टी करने से निकलता है। आयुर्वेद ने इसकी एक विधि बताई है वमन। आपको पता है आयुर्वेद का सूत्र है वमनम कफनाशाय, पित्त जो है वो कफ जो है वो वमन से निकलता है, यानी कि कफ को दूर करने के लिए वमन करना चाहिए, उल्टी करनी चाहिए। तो किससे करनी चाहिए, तो इसके लिए आयुर्वेद में वचा यानी कि एक प्रकार की औषधि है, जो मदन फल है वो भी पंचकर्म सेंटर में दिया जाता है थोड़ा चूर्ण, तो उससे वो वमन कर लेता है। लेकिन हम घर पे यदि है तो केवल नमक और हल्दी के जो गरारे हैं वो करने से भी गले का कफ निकल जाता है, पूरा वमन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम आधा वमन भी
कह सकते हैं। तो इतना यदि प्रतिदिन किया आपने, हल्दी और नमक के गरम गरम पानी में गरारे कर दिए तो गले के मार्ग का कफ निकल जाता है। तो कोई कोई कारणसर बुरा वमन उसको झिझक हो रही हो, उसको अभ्यास न हो और वो न करना चाहता हो, तो प्रतिदिन इतना करने से भी गले का मार्ग साफ हो जाता है और प्रतिदिन का थोड़ा 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 वमन होता जाता है। अब आगे की बात है स्वेदन। स्वेदन यानी कि पसीना निकालना। आयुर्वेद की पद्धति में तो एक व्यवस्थित रूप से यंत्र में बैठकर पसीना निकाला जाता है ताकि पूरे के पूरे रोम मार्ग हमारे खुले हो जाए। तो आप वो पसीने को दौड़कर निकाल सकते हैं, थोड़ा व्यायाम करके निकाल सकते हैं, खेलकूद करके भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से स्वेदन करना यानी कि उसको पसीना निकालना। पहले के काल में इसी ऋतु में होली आती थी तो लोग वो तपाने के लिए जाते थे और तपाने के कारण उसका शरीर गर्म होता था और ऑटोमेटिक स्वेदन होता था। तो इस प्रकार से होली खेलते थे तो दौड़ना होता था तो स्वेदन होता था। तो इस ऋतु में स्वेदन का बहुत महत्व है, पसीना निकालना बहुत जरूरी है। तो ये स्वेदन कर्म भी इस ऋतु में प्रशस्त माना गया है, यानी कि करना चाहिए ऐसा बताया गया है। नंबर 5 पर है उद्वर्तन, यानी कि चंदन, हल्दी जैसे आयुर्वेदिक औषधियों से बना उपटन जो होता है, वो उपटन से प्रॉपर घिस कर स्नान करना। तो उससे क्या होता है, रोम छिद्र खुले हो जाते हैं और पसीना जो निकालना आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम दौड़ते हैं, घूमते हैं, श्रम भी करते हैं, लेकिन हमारे छिद्र उतने खुले न होने के कारण तो भी पसीना नहीं निकल पाता है। तो वो पसीना आसानी से निकले इसके लिए वो छिद्र खुले होने चाहिए। वो छिद्रों को खोलने के लिए आयुर्वेद में मालिश बताया है, यानी कि पहले मसाज करना बताया, बाद में उद्वर्तन बताया है, यानी कि घिस कर शरीर को साफ करना। अब ये साबुन में ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि साबुन में ये बात करेंगे तो साबुन में रहने वाले जो कास्टिक सोडा या केमिकल है वो अंदर चले जाएंगे। तो उद्वर्तन का एक अलग विज्ञान है, वो आयुर्वेद का जब कोई चूर्ण होता है तब ये हो सकता है। तो इसलिए आयुर्वेद का जो उपटन जिसको कहते हैं, वो उपटन को यदि आप घिस कर स्नान करेंगे, खास करके बच्चों को कराएंगे, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे छिद्र खुल जाएंगे। छिद्र खुलने के कारण थोड़े श्रम से भी पसीना आ जाएगा। पसीना आने के कारण हमारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और हम बहुत सारे रोगों से बच पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि वसंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इतना हमने यदि वसंत ऋतु में किया तो हम पूरे के पूरे कफ के 20 प्रकार के रोगों से बच जाएंगे और पूरी ऋतु तक स्वस्थ रहेंगे।